हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबिलिटी इन द नेट बजट एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या कह रहा है? हीट बजट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये बोल रहा है कि जो अर्थ के सरफेस पे है वहां पे जो नेट बजट है उसमें वेरिएबिलिटी है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। क्या बोलता है? वेरिएशंस इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये हमारी अर्थ है, इस पे सपोज कीजिए 100 कैलोरीज आई, 100 कैलोरीज वापस चली गई। एक्चुअली 65 आई थी, 35 तो पहले ही वापस चली गई थी बिकॉज ऑफ अल्बिडो। 65 कैलोरीज आई थी, 65 ही वापस चली गई। ठीक है, लेकिन ये तो पूरी अर्थ का हुआ नेट बजट। लेकिन कह रहा है ये 65 जो कैलोरीज हैं ये अर्थ पे हर जगह बराबर नहीं मिल पड़ती। इक्वेटोरियल रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्वेटोरियल रीजन पे जो है, ये वाला हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव की जाती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे इंसोलेशन रिसीव्ड जो होती है वो कम होती जाएगी। हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे रेज जो होती है परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे रेज स्लैंटिंग होती है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन और उसके आसपास का जो रीजन है वहां पे हीट सरप्लस होता है। मतलब वहां पे जो हीट है, एटमॉस्फेयर जनरली ज्यादा गर्म होता है। जो नॉर्मल है उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जबकि यहां से आगे जब हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में, तो टेम्परेचर जो है वो जनरली जो जनरल टेम्परेचर होता है उससे कम होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हीट डेफिसिट। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये इसको बोलते हैं वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट अर्थ सरफेस। कि ऑल ओवर अर्थ ने 65 यूनिट्स आई है अर्थ के पास और वह 65 वापस चलेगी, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव किया जाता है बिकॉज ऑफ सन की जो पोजीशन है उसकी वजह से। अर्थ क्या एक्सिस के ऊपर टिल्ट है वो, है ना, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल अदर पार्ट हैज डेफिसिट। क्या कह रहा है? कुछ पार्ट जो है, कौन सा पार्ट? ये हमारा इक्वेटर उसके आसपास का जो पार्ट है, यहाँ पे सरप्लस होता है। सरप्लस रेडिएशन, यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा होती है, ज्यादा आती है। और कुछ पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे रेडिएशन कम होती है। यहाँ पे रेडिएशन डेफिसिट होता है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं फिगर 9.3। ये हमारी फिगर 9.3 है, यहाँ पे दी हुई है। इसमें दिखाया हुआ है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे सोलर रेडिएशन भी ज्यादा है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी ज्यादा है। जो हमारा पोलर रीजन है यहाँ पे सोलर रेडिएशन भी कम है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कम है। मैं बताता हूँ। Figure 9.3 depicts the latitudinal variation in net radiation balance of Earth। यहाँ पे क्या है? एटमोस्फेयर सिस्टम। क्या कह रहा है ये कि फिगर 9.3 में क्या दिखा रहा है ये? यहाँ पे सरप्लस है हीट का इक्वेटर पे, जीरो के ऊपर देखो। जैसे जैसे हम जीरो से दूर जाएंगे, जीरो से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी डेफिसिट होता जाएगा, हीट डेफिसिट होता जाएगा, है ना। तो अर्थ का जो नेट रेडिएशनल बैलेंस है वो कम होता जाएगा। इसको इसने बोला एटमॉस्फेयर सिस्टम। अब आप कहोगे कि एटमॉस्फेयर तो सोलर रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्यों सिस्टम क्यों लिखा है? अरे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो एब्जॉर्ब करेगा ना। तो गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वेटर पे ये वाला जो रीजन हमारा इक्वेटर का, ये हमारा इक्वेटर है। अगर यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आई, ठीक है, इसने एब्जॉर्ब कर, अर्थ ने एब्जॉर्ब किया और फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भेजी। क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी ज्यादा होगी, तो एनवायरमेंट ज्यादा हीट अप होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन ही कम है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कम होगी, तो एनवायरमेंट उतना हीट अप नहीं होगा, बल्कि एनर्जी डेफिसिट रहेगा, हीट डेफिसिट रहेगा। जितना नॉर्मल टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है? देयर इज सरप्लस ऑफ नेट वेरिएशनल रेडिएशन बैलेंस एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड रीजन्स नियर द पोल हैव अ डेफिसिट। क्या कह रहा है? इक्वेटर से 40 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ दोनों। ये तो मैंने ऐसा बना दिया इस तरीके से, इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? सरप्लस होता है, सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस। और पोल्स की तरफ, इससे आगे फिर यहां से आगे पोल्स की तरफ हीट डेफिसिट होता है, रेडिएशनल डेफिसिट होता है। इसमें भी दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
जीरो पे क्या हो रहा है, कितना 300 350 तक पहुंच रहा है सब क्या ये सोलर रेडिएशन। और इक्वेटर पे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो थोड़ी कम है। क्यों? क्लाउडीनेस की वजह से बताया था मैंने कि इक्वेटोरियल रीजन पे एटमॉस्फेयर सिस्टम जो वो ज्यादा गर्म नहीं होता। इक्वेटर का आसपास का ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे ज्यादा गर्म होता है ना। इसलिए इक्वेटर पे इंसोलेशन तो पूरी आ रही है ऊपर, लेकिन नीचे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम हो रही है थोड़ी सी कंपैरेटिवली। और फिर जो ट्रॉपिकल रीजन वहां पे फिर बढ़ गई है, एटमॉस्फेयर वहां पे ज्यादा गर्म हो रहा है। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होते जाएंगे दोनों, सोलर रेडिएशन भी और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी। समझ आ गया? यहां तक हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो यहाँ पे एक टॉपिक आया वो आया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इंसुलेशन आती है अर्थ के ऊपर, इक्वेटर पे ज्यादा आती है। इक्वेटर से, ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसुलेशन आती है, ठीक है। इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक 40 डिग्री ऊपर और नीचे तक जो हीट सरप्लस होता है, उसके बाद हीट डेफिसिट हो जाता है। इक्वेटर से आगे, यहां से आगे हीट डेफिसिट है, यहां तक हीट सरप्लस है, ठीक है। 40 डिग्री, ये 40 है, यहां भी 40 है, ये 40 है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बोल क्या रहा है ये कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे या ट्रॉपिक्स में जो है हीट सरप्लस होता है और उससे आगे पोल्स की तरफ हीट डेफिसिट होता है। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे हीट सरप्लस ही रहेगा हमेशा, इतनी इंसुलेशन आती रहेगी, इतना ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेडिएट होता रहेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ हीट हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगी हीट एनर्जी की यहाँ पे। और ऑन दी अदर हैंड पोल्स पे इतना ज्यादा डेफिसिट है, इतना ज्यादा डेफिसिट है कि अगर ऐसे ही होता रहेगा तो यहाँ पे कभी भी आइस कैप्स कभी फ्रोज, हमेशा के लिए फ्रोजन हो जाएगा, आइस कैप्स कभी मेल्ट ही नहीं होंगी। इतना ज्यादा एक्सेस क्या हो जाएगा, हीट डेफिसिट, इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी हीट की पोल्स पे। तो क्या कह रहा है, इसके लिए क्या होता है, ये एनर्जी जो यहाँ पे सरप्लस है, ये एनर्जी ये क्या करती है, ये इधर ट्रांसपोर्ट होती है पोल्स की तरफ, इधर से नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ऐसे इसी तरफ होता है, जिसकी वजह से यहां पे एक्सेस हीट एक्यूमुलेट नहीं होती और पोल्स पे एक्सेस हीट डेफिसिट नहीं होता, फ्रोजन नहीं रहते हमेशा, ठीक है। वरना वहां पे सिर्फ बर्फ ही रहेगी और कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसका भी एक मैकेनिज्म है। और जो हमारी जो विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स है हमारी, है ना, ये सब क्या होती है, इसी वजह से होती है। विंड्स की, हवा की वजह से तो जाएगा, है ना, एनर्जी, ये हीट एनर्जी कैसे जाएगी, विंड्स की वजह से। जब नीचे एटमॉस्फेयर जो होगा, जो विंड है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी, जो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी वो हल्की हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी तो वो ऊपर जाकर के ट्रोपोस्फीयर बाय, चलिए छोड़िए भी, बात की बात है। कहने का मतलब ये है कि जनरली एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स की तरफ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस है और यहाँ पे डेफिसिट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, यहाँ पे बहुत कम हीट है, बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाए। उस बैलेंस को बनाने के लिए हीट जो है इधर से उधर ट्रैवल करती रहती है। समझ आ गया क्या कह रहे हैं? द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड्स। ये जो सरप्लस हीट एनर्जी है वो ट्रॉपिक्स से पोलवर्ड की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, पोल्स की तरफ। एंड एज ए रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ट्रॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते, हीट अप नहीं हो जाते, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट। क्योंकि एक्सेस हीट है, इकट्ठा होती रहेगी, अगर रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो ट्रॉपिक्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और द हाई एल्टीट्यूड्स, या जो हाई एल्टीट्यूड्स है हमारे पोलर रीजन जो है, गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। क्योंकि एक्सेस डेफिसिट है, हीट डेफिसिट है पोलर रीजन में, हाई एल्टीट्यूड जिनको बोलते हैं, तो क्या होगा, वहां पे हमेशा फ्रोजन हो जाएगा, परमानेंटली के लिए फ्रोजन हो जाएंगे वो जो रीजन्स हैं, अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो। इतना ज्यादा डेफिसिट होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई? ये यहाँ पे इसने क्यों बताया, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ हीट जब समझोगे तब आप विंड सर्कुलेशन समझोगे। अर्थ का जो विंड सर्कुलेशन है, अर्थ पे जो हवाएं जो चलती रहती हैं, विंड्स हैं, वो समझने के लिए पहले ये बात आपको समझनी जरूरी थी।
अभी आपको समझ आ गया। अब हम अगले चैप्टर में आगे आगे जैसे आता रहेगा हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है थ्रू विंड्स। तो विंड्स का एक पैटर्न जनरेट होता है, ठीक है, उसको हमने फिर अलग अलग तरीके से उसको बाइफर्केट किया हुआ है। सीजनल विंड्स होती हैं और परमानेंट विंड्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद लोकल विंड्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, हमें पढ़ने को मिलेंगी आगे। लेकिन वो सब होता इसी वजह से, इसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो हवा चलती ही नहीं, विंड्स होती ही नहीं, ऐसे ही हवा रहती है हमेशा, ठीक है, कोई पत्ता भी नहीं हिलता। इसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से विंड्स चलती हैं। समझ गए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं विंड, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब अगला क्या हमारा, अगला हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब देखो दो चीज़ हो गई हैं, सोलर रेडिएशन हो गया, हीट बैलेंस हो गया, अब टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टेम्परेचर किन किन चीज़ों पे, अब इक्वेटर पे मान लिया हमने ज़्यादा आता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो ये डिफाइन करता है कि कहीं किसी जगह पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो सब चीज़ हमें पढ़नी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो आपको देखनी है बार बार, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझाता हूँ टॉपिक, और बाकी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।